हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर सोशलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, नातेदारी के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका आंसर हम किस प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, नातेदारी व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है। व्यक्ति ऐसे लोगों से अनौपचारिक संबंध स्थापित करता है और अपने मानसिक जीवन को स्वस्थ बनाने का अवसर प्राप्त करता है। तो दोस्तों नातेदारी व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो वंश के आधार पर होते हैं, यानी कि एक वंश के लोगों को एक नातेदारी व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है नातेदारी व्यवस्था को कहते हैं, यानी कि नातेदारी व्यवस्था की परिभाषा यही है कि एक वंश में जो लोग रहते हैं उनका जो है जो एक नातेदारी में सम्मिलित किया जाता है। उनकी नातेदारी व्यवस्था जो होती है वो वंशों के आधार पर निर्धारित होती है। और व्यक्ति ऐसे लोगों से, यानी कि जो वंश में व्यक्ति होते हैं उन लोगों से व्यक्ति जो है अनौपचारिक संबंध स्थापित करता है, यानी कि एक सहज और सरल संबंध स्थापित करता है और अपने मानसिक जीवन को स्वस्थ बनाने का अवसर प्राप्त करता है, यानी कि उसे एक अवसर मिलता है कि उसका मानसिक जीवन जो है वो स्वस्थ हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और पहलू को। व्यक्ति समाज में अकेला नहीं होता है, उसका संबंध अनेक व्यक्तियों से होता है, परंतु इसमें सबसे महत्व उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह बंधन और रक्त संबंध के आधार पर संबंधित हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला एक सामाजिक प्राणी को अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त करती है, उसे नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नातेदारी व्यवस्था में किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि एक वंश के लोगों को ऐसा मान के चलिए कि नातेदारी व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। आगे अब जो कह रहा है कि नातेदारी व्यवस्था किसे कहते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति समाज में अकेला नहीं होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वह समाज में अकेला नहीं होता है, उससे जो है अनेक व्यक्ति जो है संबंध से जुड़े रहते हैं, यानी कि उसका संबंध अनेक व्यक्तियों से होता है। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह बंधन और रक्त संबंध के आधार पर संबंधित होते हैं। यानी कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, यानी कि लोगों का जो यहाँ पे व्यक्ति है अकेला नहीं होता है, यहाँ पे पहली बात दे दी गई है। तो इसमें जो व्यक्ति से कई लोगों से संबंध होते हैं, जैसे दोस्त का संबंध हो गया, माता पिता का संबंध हो गया, एक बेटा और माँ का संबंध हो गया, दोस्त का संबंध हो गया, टीचर्स और जो छात्र होता है उसका संबंध हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संबंध है नातेदारी में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संबंध को माना जाता है विवाह बंधन और रक्त संबंध, यानी कि रक्त से जो संबंधित था और विवाह बंधन में जो संबंधित है उनको जो है नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत लिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला एक सामाजिक प्राणी को अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त करती है, उसे नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। यानी कि ऊपर के सारे नियम और रूल फॉलो होने चाहिए जिनमें कि समाज में जो है नातेदारी व्यवस्था में जो है सामाजिक व्यक्ति जो है उसका जो है विवाह बंधन और रक्त संबंध के आधार पर नातेदारी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जिसके साथ विवाह हुआ है उसके परिवार के साथ और जिस व्यक्ति के साथ रक्त संबंध है उसी के साथ जो है नातेदारी व्यवस्था को जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला एक सामाजिक प्राणी को अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त करती है या जोड़ती है, उसे नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। यानी कि समाज जो है एक प्रोसेस चलाता है और उसमें बोलता है, एक सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला देता है जिसमें जो है एक सामाजिक प्राणी अन्य व्यक्तियों के साथ मिलता है, संयुक्त होता है और उसे ही नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको उतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर इस नातेदारी व्यवस्था को एक ईजी तरीके से देखा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी रिश्ता हुआ उसे नातेदारी कहते हैं। जैसे रिश्तेदारी वैसे ही नातेदारी, लेकिन नातेदारी में इस बात को लिया जाता है कि जिससे भी उसका रिश्ता है वो या तो वैवाहिक रिश्ता हो या तो जो है रक्त संबंधित रिश्ता हो। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि खून का रिश्ता, यानी कि जिस लोगों से आप ब्लड रिलेशन हो उस व्यवस्था को, यानी कि उस संबंध को, और जिससे आपकी शादी हुई है और शादी के संबंध को, इन दो रिश्तों को जो है नातेदारी व्यवस्था में रखा जाता है, बाकी रिश्तों को नहीं रखा जाता है। जैसे कि जिन रिश्तों को नहीं रखा जाता है उनमें हम देख सकते हैं कि एक टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध होता है उसको जो है नातेदारी व्यवस्था में हम नहीं रख सकते, लेकिन नातेदारी व्यवस्था में विवाह संबंध
और रक्त संबंध को रखा जाता है। तो ये था एक इजी मेथड, लेकिन आपको इस तरीके से एग्जाम में नहीं लिखना है, थोड़ा सा जो ये किताबी मेथड है उस तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनर जो है आपका जो उत्तर हो उसको पढ़ने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट हो। तो ये था नातेदारी व्यवस्था के ऊपर पूरा परिभाषा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने जो है नातेदारी व्यवस्था को किस प्रकार से देखा है। तो यहाँ पे चार्ल्स पिनिक ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हों। यानी कि चार्ल्स पिनिक कहते हैं कि नातेदारी में वह व्यवस्था आ सकती है, वह समाज के संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमान लगाया हो या वास्तविक, यानी कि सच में वंश के लोग हों। यानी कि एक वंश के लोग, एक ब्लड से ज़्यादातर ये संभावना है कि किसी एक वंश में रहने वाले लोग वो ब्लड से रिलेटेड हों, यानी कि उनमें जो है ब्लड रिलेशन हो, रक्त संबंध हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं चार्ल्स पिनिक ने नातेदारी को वंश के आधार पर परिभाषित किया है। ब्राउन के अनुसार हम लोग देखते हैं अगला, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों तक परंपरागत संबंधों का आधार है। यानी कि यहाँ पे ये भी वंश की ही बात करते हैं, ब्राउन भी जो है वंश की ही बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सामाजिक संबंधों तक परंपरागत संबंधों, यानी कि परंपरा के अनुसार जो संबंध है उसका जो है आधार मानते हैं। लेकिन इनका भी जो कहना है वो वंश को ही मानना है कि यानी कि वंश के ही आधार पर जो है नातेदारी व्यवस्था चलती है। अब आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। रॉबिन फॉक्स के अनुसार देखते हैं, नातेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्यात अथवा कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। यानी कि इसमें जो है वास्तविक ख्यात अथवा कल्पित समरसता, यानी कि कल्पना कीजिए कि वो एक समान रक्त का है, उसमें जो है ब्लड रिलेशन है, तो ये जो है पूरा मिला जुला के बोलते हैं कि वास्तविक ख्यात अथवा कल्पित समरसता वाले व्यक्ति के मध्य संबंध जो है उसे नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। तो ये थे समाजशास्त्रियों के कुछ मत जिन्होंने दिया था कुछ परिभाषाएं इसको नातेदारी व्यवस्था को समझाने के लिए। ये तो उतना अच्छी तरीके से आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो है अंग्रेजी में इन सब बातों को कहा था और उसको हिंदी में जो है किया गया है, तो उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन 2-3 बार आपको पढ़ना है, याद करना है, रिवाइज करना है, जिससे कि आपको ये आसान तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन नातेदारी आपको यही समझ के रखना है कि ब्लड रिलेशन और मैरिज रिलेशन, यानी कि शादी जिससे होती है, शादी के संबंध वाला और रक्त के संबंध वाले को जो है हम लोग नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। नातेदारी के भेद, यानी कि नातेदारी की जो विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। तो नातेदारी व्यवस्था को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो है उनके भागों को देखते हैं कि कितने भाग हैं इनके। तो यहाँ पे जो है 2 भाग हैं, विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा की है। अब चलिए देखते हैं इसको अलग अलग हम लोग किस प्रकार से देखते हैं। यानी कि विवाह संबंधी नातेदारी क्या होती है और रक्त संबंधी नातेदारी क्या होती है। तो यहाँ पे जो है पहला है विवाह संबंधित नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी में उन नातेदारी को सम्मिलित किया जाता है जो विवाह के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विवाह के द्वारा न केवल पति पत्नी के बीच संबंध बनता है, बल्कि इन दोनों के पारिवारिक सदस्यों के बीच भी वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, जैसे सास ससुर, जीजा साली, ननद भौजाई और भतीजा फूफा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि विवाह जब होता है किसी भी लड़के और लड़की का, तो उसमें लड़का और लड़की केवल नहीं मिलते हैं, परिवार वाले भी उनमें रिश्ते का जो नींव होती है वो रखते हैं। यानी कि रिश्ता दोनों तरफ से बनता है, तो लड़का लड़की का केवल नहीं रिश्ता बनता है, उनके परिवार वालों का भी एक दूसरे से रिश्ता बनता है। तो वहाँ पे जैसे कह रहे हैं यहाँ पे सास ससुर, यानी जब लड़की अपने घर जाती है, यानी कि अपने पति के घर जाती है शादी करके, तो वहाँ पे उसे सास से मुलाकात होती है। लड़का जब अपनी लड़की के घर पे जाता है तो वहाँ पे उसे अपने ससुर से मुलाकात होती है। इस प्रकार से होता है। और जब लड़की अपने यानी कि लड़के के घर ही जाती है तब भी उसे सास ससुर से मुलाकात होती है। तो एक रिलेशन ही हो गया विवाह से, सास ससुर का रिलेशन, जीजा साली का रिलेशन, यानी कि अगर उसकी कोई बहन है छोटी तो उससे जो है जीजा साली का रिलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो विवाह संबंधी नातेदारी में हम लोग ननद भौजाई भतीजा फूफा और तरह के भी रिलेशंस हैं, उनको हम लोग देख के समझ सकते हैं कि विवाह संबंधी नातेदारी में कौन कौन से नातेदार आते हैं और इसकी व्यवस्था क्या होती है। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग रक्त संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी में किस प्रकार से नातेदारी को देखा जाता है। इस श्रेणी में वे सभी नातेदारी आते हैं जो कि एक दूसरे से रक्त संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता,
माता पिता का जो है ब्लड रिलेशन होता है और उनके संतानों के बीच रक्त संबंध पाया जाता है। माता पिता और उनके संतानों के बीच, माता पिता का तो ब्लड रिलेशन नहीं होता है, लेकिन उनके संतानों के यानी माता पिता और संतानों के बीच जो है रक्त संबंध पाया जाता है। भाई बहन के बीच भी रक्त संबंध पाया जाता है, यानी कि ये सब ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो है रक्त संबंधी नातेदारी होती है। लेकिन अभी आगे कह रहा है कि जो रक्त से संबंधित नहीं है उनमें भी किस प्रकार से रक्त संबंधी नातेदारी को जोड़ दिया जाता है और उसे मान लिया जाता है, इसे देखते हैं। लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है, यानी कि उसमें हमेशा जो है विज्ञान जो साइंस है उस तरह का संबंध होना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह संबंध काल्पनिक भी हो सकता है। इन संबंधों को अगर समाज स्वीकृति दे देता है तो वे वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। जैसे मलेशिया के ध्रुवीय अंडा द्वीप के निवासियों में वास्तविक पिता कभी कभी अज्ञात होता है, लेकिन परंपरा अनुसार संतान का पिता वही व्यक्ति माना जाता है जो उस लड़की से विवाह करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य है। यहाँ पे इन सभी लाइनों में जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पे मलेशिया में एक ध्रुवीय अंडा द्वीप है जहाँ पे लड़की के पिता का अगर कोई भी बच्चा पैदा होने वाला है और उसके पिता का पता नहीं मालूम है, अज्ञात है कि उसका पिता कौन है, कहाँ का है, तो उसके लिए जो परंपरा के अनुसार उस लड़की का जिसका जो प्रेग्नेंट है उस लड़की का अगर किसी के साथ शादी होता है, जो भी उसका पति बनेगा वह उस बच्चे का बाप बन जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि इंडियन सोसाइटी में हम लोग देखते हैं, हमारे ही समाज में देखते हैं कि कुछ लोगों के बच्चे नहीं पैदा होते हैं, लेकिन वो लोग जाते हैं और अनाथ आश्रमों से बच्चों को गोद ले लेते हैं और हर एक जगह उस बच्चे का पिता, उस बच्चे की माता, गोद लिए वाले जो लोग गोद लेते हैं वही बन जाते हैं। यानी कि बच्चा तो किसी और का है, लेकिन समाज ने इतना मान्यता दे दिया कि लोग उसे अपना बच्चा मानते हैं और उस बच्चे के माता पिता दूसरे हो जाते हैं, यानी कि जो लोग उसे गोद लेते हैं वो लोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि रक्त संबंधी जो नातेदारी है उसमें डिफरेंसेस हो जा रहे हैं, यानी कि जिससे रक्त का संबंध नहीं है वो भी इस नातेदारी का हिस्सेदार बन जा रहा है, नातेदारी व्यवस्था में आ जा रहा है। लेकिन विवाह संबंधी नातेदारी में विवाह के उपरांत ही कोई भी ऐसा नातेदारी व्यवस्था संभव है। तो विवाह संबंधी नातेदारी थोड़ा सा एकदम पूरा क्लियर है कि विवाह के बाद ही इसमें नातेदारी होगी, लेकिन रक्त संबंधी नातेदारी में हम लोगों ने देखा कि रक्त संबंध ना हो फिर भी जो है नातेदारी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि नातेदारी व्यवस्था क्या है और नातेदारी के प्रमुख प्रकार क्या हैं। नातेदारी के प्रमुख प्रकार में हम लोगों ने देखा कि जो विवाह के आधार पर प्रकार है और एक प्रकार था ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त के आधार पर यानी कि रक्त संबंधी नातेदारी। तो दो नातेदारी व्यवस्था मुख्य रूप से विद्यमान है जिनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और नातेदारी व्यवस्था पे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे आप आसानी से हल करके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।